ओके जी, सेल्स टैक्स हम स्टार्ट करने लगे हैं। और सेल्स टैक्स में बेसिकली है क्या, इसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। ये तो पता है ना सबको कि ये एक डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, ये पता है सबको कौन से वाला टैक्स है कि भूल गए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या होता है। सो सेल्स टैक्स बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स, अभी हम सेल्स टैक्स की बात नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट टैक्स या इसको दूसरे लफ्जों में वैल्यू एडेड, वैट भी बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन से, लेकिन बहरहाल सिनोनिम्स ही तस्वर किए जाते हैं। आपके लेवल पे तो बिल्कुल एक ही चीज़। ना ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क ऐसे करता है कि ये बिल्कुल स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि लेट्स से मैन्युफैक्चरर 1 है और जो भी ये इनडायरेक्ट टैक्स है इसका जो रेट है वो लॉ ने हमें बताया हुआ 10%। लेट्स से ये सिंप्लिसिटी के लिए मैं 10% ले लेता हूँ, एक्चुअली रेट्स डिफरेंट हो सकते हैं ताकि हमारा टाइम कैलकुलेशन में ज़्यादा ना हो। अभी हमने सिर्फ ये समझना है कि मैकेनिज्म क्या है इसका। सो मैन्युफैक्चरर 1 ने अगर 100 रुपये की चीज़ बनाई है तो वो इस चीज़ को बेचते वक्त इसमें एक टैक्स की अमाउंट ऐड करेगा और वो 10% के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। तो 10 रुपये होंगे जो इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा और ये एक्चुअली चीज़ बिकेगी मार्केट में कितने की, 110 की। इस 110 में से मैन्युफैक्चरर 1 के कितने पैसे हैं, 100 रुपया, और जो बाकी 10 रुपया है वो किसका है। यहाँ पे चूँकि FBR है हमारा जो रेवेन्यू कलेक्टिंग बॉडी, तो ये 10 जो है ये FBR के हैं। सो इस तरह से आप इसकी सेल्स करेंगे। अब अगर लेट्स से ये कोई सप्लाई चेन है, मैन्युफैक्चरर 2 ये सामान ख़रीद लेता है तो इसने 100 रुपये का ख़रीदा है और साथ में 10 रुपये टैक्स पे किया और 110 का इसने सामान ख़रीद लिया। अब इस पर डेफिनेटली ये कोई ना कोई वैल्यू एडिशन करेगा, क्योंकि हम इसको क्या बोल रहे हैं, मैन्युफैक्चरर। सो ये कुछ वैल्यू एडिशन करेगा। वैल्यू एडिशन से मुराद ये कि कुछ इसके ऊपर लेबर फोर्स लगाएगा, कुछ इसके ऊपर ओवरहेड्स खर्च होंगे, और फिर ये चीज़ लेट से अगर 200 रुपये की बन जाती है तो अगेन इसने सेल करते हुए इसको क्या करना है, इसके ऊपर यही वाला टैक्स लगाना है। और वो 10% से अगर ये कैलकुलेट करता है तो वो कितना बनेगा, 20, और ये चीज़ मार्केट में कितने की बिकेगी, 220 की। इसमें से मैन्युफैक्चरर 2 के कितने पैसे हैं, 200, और बाकी जो 20 हैं वो किसके हैं, वो FBR के हैं। लेकिन ये जो 20 हैं इसमें इसको ये इजाज़त है कि इसने चूँकि 10 ऑलरेडी अदा किया हुआ है चीज़ को ख़रीदते वक्त, रॉ मटेरियल को ख़रीदते वक्त, तो वो इसमें से माइनस करे और FBR को 20 की बजाय कितने पैसे दे, 10 दे। ठीक हो गया जी। इसी तरह लेट से ये सामान अगर मैन्युफैक्चरर 3 ख़रीद लेता है तो इसने 200 रुपये का ख़रीदा है और 20 रुपये इसने इसमें टैक्स अदा किया था और 220 का टोटल सामान ख़रीदा था। अब अगर इसमें अगेन यही वैल्यू एडिशन, वो लेबर फोर्स लगाता है और ओवरहेड्स कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस करता है, तो ये सामान 300 का बन जाता है। इसके ऊपर अगेन 10% से वो टैक्स कैलकुलेट करेगा और ये चीज़ 330 रुपये की मार्केट में सेल होगी, जिसमें मैन्युफैक्चरर 3 के कितने पैसे हैं, 300, और बाकी जो 30 रुपये हैं वो किसके हैं, FBR के। लेकिन ये जो 20 इसने अदा किए थे ये इसको इजाज़त है कि ये माइनस कर सकता है यहाँ पे, और पे कितने करेगा FBR को, 10। ठीक है। सो ये इस तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेशन इस तरह से चल रही होती है। अब अगर ये चीज़ आखिर में किसी कंज्यूमर ने बाय कर ली है तो कंज्यूमर ने अब कितने की ख़रीदी है, 330 रुपये की, जिसमें सामान की कीमत तो 300 है और 30 रुपये इसने टैक्स अदा किया। और अगर हम इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग चेन की अगर हम बात करें तो इसमें FBR के पास कितने पैसे जा चुके हैं जब तक ये प्रोडक्ट मिली है इसे। सो ये 30 रुपये FBR के पास पहुंच चुके हैं और ये सारे के सारे किसने अदा किए हैं, कंज्यूमर ने। मैन्युफैक्चरर 1 ने जो 10 अदा किए थे वो तो इसने किससे लिए थे, वो तो मैन्युफैक्चरर 2 ने चूँकि सामान ख़रीदा था, इसने अपनी जेब से तो कुछ नहीं दिया था। मैन्युफैक्चरर 2 के पास जो 20 रुपये आए थे ये कहाँ से आए थे, मैन्युफैक्चरर 3 ने दिए थे। ठीक है। इसी तरह मैन्युफैक्चरर 3 के पास ये 30 आए थे, ये किसने दिए थे, ये कंज्यूमर ने दिए थे। ठीक है। सो इनडायरेक्ट टैक्स का एक फीचर ये हो गया कि इसका सारे का ये ओवर द सप्लाई चेन ऐड होता जाता है, एक फीचर तो ये है। दूसरा फीचर ये है कि इसका सारे का सारा वजन वो कौन बर्दाश्त करता है,
जिसने उसको एंड पे इस्तेमाल करना है। अगर तो इसने भी आगे सेल करना हो, फर्स्ट करो ये ट्रेडर है, इसने खरीदा और इसने आगे बेचना है, तो अगेन इसका बर्डन आगे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंज्यूम कर जाता है इसको, चाहे अपने बिजनेस के अंदर एज ए फिक्स्ड एसेट तो फिर इसका मतलब ये है कि या फिर वो खुद से अल्टीमेट कंज्यूमर है, तो इसका मतलब ये कि सारे का सारा बर्डन अब वो बर्दाश्त करेगा। नाउ अब जो सेल्स टैक्स में अगली चीज़ मतलब वैल्यू एडेड टैक्सेस बहुत सारे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे हैं। इसमें जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स टैक्स है, ठीक है। ना इस सेल्स टैक्स के अंदर अब इसका मतलब ये कि मुझे दो फिगर्स कैलकुलेट करना पड़ेंगी। एक फिगर कौन सी होगी, जो सेल्स के ऊपर कैलकुलेट की जाएगी, और एक वो जो परचेज के ऊपर की जाएगी। तो यहाँ तक अभी डिस्कशन के बाद आपको ये समझ आ गई है कि मैंने सेल्स जो करनी है, अगर वो लेट से एक्स वैल्यू की हैं, तो इसके ऊपर कुछ परसेंटेज लिखते हैं, 10 नहीं लिखते, कुछ परसेंटेज हम अप्लाई करेंगे और उससे एक टैक्स बनेगा। इसमें से हम माइनस करेंगे जो हमने परचेज की थी और उसकी जो भी वैल्यू थी लेट से वाई, उसके हम ऊपर एक परसेंटेज अप्लाई करेंगे और उससे भी एक टैक्स बनेगा, इसको हम माइनस कर लें, ठीक है। नाउ इसका मतलब दो टैक्स की कैलकुलेशंस होंगी, एक ये वाला टैक्स और ये वाला टैक्स। ये वाला जो टैक्स है इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स और इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा और इसके ऊपर फोकस करें, थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो परचेज है ये एक्चुअली किसी की सेल ही है ना। किसी ने सेल किया है तो आपने परचेज किया है, तो वो जिसने सेल किया था उसने क्या बनाया होगा, आउटपुट टैक्स या इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। और जो इसने आउटपुट टैक्स बनाया होगा वही एक्चुअली इनपुट टैक्स ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सेल्स टैक्स में दो टैक्स की कैलकुलेशन तो बनानी पड़ेंगी, लेकिन मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ किसका होगा। सो लॉ आपको आउटपुट टैक्स का तरीका बताएगा, उसी से ही आप उसी तरीके को फॉलो करके आप इनपुट टैक्स भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो जब हमने स्किल्स लर्न करनी है, उसमें पहली स्किल ये होगी कि हमें आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। ये पहली स्किल हमें चाहिए। अगर हम आउटपुट टैक्स बना सकते हैं तो फिर इनपुट भी बना सकते हैं, क्योंकि वो अगेन सेल ही है जो कि आपके एंगल से परचेज है। जिस वक्त आप आउटपुट टैक्स बना लेंगे तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपको ये समझ आ गया कि मैंने इनपुट टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। इनपुट टैक्स के अंदर फिर अब आपको दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए। नंबर वन ये कि विच इनपुट इज अलाउड टू बी डिडक्टेड। अब इनपुट के बारे में सेल्स टैक्स लॉ आपको जो चीज बताएगा वो इनपुट कैलकुलेट करने का तरीका नहीं बताएगा, आउटपुट का तरीका बता दिया। अब इनपुट के बारे में बताएगा कि जब आपने इनपुट टैक्स भी कैलकुलेट कर लिया है तो इसमें कुछ इनपुट्स ऐसे हैं जिसको आप माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। सो हमें पता होना चाहिए कौन से इनपुट हम माइनस कर सकते हैं, ताकि हम ये वाली फिगर कैलकुलेट करके उसमें से माइनस कर सकें। और दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए इनपुट से मुतालिक ही, वो ये कि हाउ मच ऑफ अलाउड इनपुट कैन बी डिडक्टेड, ठीक है। फर्ज करें कि आपका टोटल इनपुट बन रहा था 100। अब मैं उस लिस्ट पे जाऊंगा जहां से मुझे पता चलेगा कि यार कौन कौन से मैं 100 में से माइनस कर सकता हूं अपने आउटपुट में से। तो लेट से पता चला जी कि सारा 100 तो नहीं कर सकते आप, लेट से 85 ऐसा है जो आप माइनस कर सकते हैं, 15 तो वो है ही वो इनपुट टैक्स जो आप माइनस नहीं कर सकते। सो वो बकायदा लॉ में आइटम्स लिखे हुए कि किन किन चीज़ों का इनपुट टैक्स आप नहीं ले सकते। इस 85 में से फिर आपने देखना है कि इसके ऊपर कुछ लिमिट है कि वो कितनी लिमिट है, इस 85 का कितना पोर्शन मैं अब माइनस कर सकता हूँ। सारे का सारा माइनस करने की भी इजाज़त नहीं है, ठीक है। सो ये बेसिकली 3 स्किल्स हो गई जो हमने लर्न करनी है। सबसे पहली स्किल क्या होगी कि आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना आता हो, ये कैलकुलेट कर लिया तो ये भी हो गया समझो। ये जो इनपुट टैक्स है इसमें से विच इनपुट इज अलाउड टू बी डिडक्टेड, और फिर हाउ मच ऑफ इनपुट इज कैन बी एडजस्टेड या डिडक्टेड। तो अब हम आ जाते हैं ज़रा अपने इस काम की तरफ। तो सेल्स टैक्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है कि आपने जो सेल्स की कोई एक वैल्यू होगी, आपको एग्जाम में गिवन होगी, कोई बड़ा मसला नहीं। सेल्स टैक्स के रेट का भी कोई इशू नहीं है, वो 17% से है
और जहाँ पे रेट 17 से डिफरेंट होगा वो आपको एग्जामिनर बता देगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन में कोई ज़्यादा मसला नहीं होना, क्योंकि सेल्स की वैल्यू भी डायरेक्ट वो आपको बताएगा एग्जाम में, और रेट ऑफ टैक्स भी आपको मालूम होगा, तो आप इससे आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और इस लेट्स से ये अगर 100 है तो इसी तरह परचेज की वैल्यू भी आपको दी हुई होगी और सेल्स टैक्स के रेट से मल्टीप्लाई करके आप इनपुट टैक्स इसमें से माइनस करेंगे, लेट्स से इट इज 60, तो ये 40 जो है वो अब आपका सेल्स टैक्स पेएबल बन गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे इनकम टैक्स लॉ में इनकम टैक्स विदहोल्ड होता है, कोई पेमेंट करने वाला आपसे टैक्स विदहोल्ड करता है जिसकी आप एडजस्टमेंट्स बनाते हैं, इसी तरह सेल्स टैक्स भी विदहोल्ड होता है, लेकिन विदहोल्डिंग सेल्स टैक्स टोटली जो है वो आपके सिलेबस में है ही। तो इसका मतलब ये कि विदहोल्डिंग सेल्स टैक्स की कॉम्प्लिकेशन या कन्फ्यूजन आपसे नहीं पूछी जाएगी, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हमें सिर्फ 2 फिगर चाहिए जी, एक आउटपुट टैक्स और दूसरा इनपुट टैक्स, एंड वी आर डन विद सेल्स टैक्स। ये जो सारी कैलकुलेशन है, जैसे हमने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन किसी टैक्स पीरियड में बनाई थी, इसी तरह सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन भी एक टैक्स पीरियड पे कैलकुलेट की जाएगी, और यहाँ पे वो पीरियड कितना होता है 1 मंथ। सो हम इनकम टैक्स की जो कैलकुलेशन बना रहे थे वो टैक्स ईयर पे बना रहे थे 1 साल की, लेकिन यहाँ पे 1 मंथ की, यानी आपको जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो किसी 1 महीने का आपने सेल्स टैक्स का कैलकुलेशन बनाना होगा। नाउ टैक्स पीरियड, किसी भी टैक्स पीरियड के दौरान आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैंने आउटपुट टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। आउटपुट टैक्स कैलकुलेट जब आपने कर लेंगे तो अगला स्टेप क्या होगा कि विच इनपुट इज एडजस्टेबल, जो इनपुट आपने कैलकुलेट किए उसमें से कौन कौन से हैं जिसको हम छोड़ देंगे, साइड पे कर देंगे, और कौन कौन से हैं जिसको हम कहेंगे हाँ जी माइनस हो सकते हैं। और फिर उसके बाद उसके ऊपर हाउ मच ऑफ द इनपुट इज एडजस्टेबल, जो आपके पास इनपुट आ गया बाकी बच गया, उसके ऊपर भी एक फाइनेंशियल लिमिट है, मॉनेटरी लिमिट है, उससे ज़्यादा आप एडजस्ट नहीं कर सकते। ये जब आप कैलकुलेशन बना लेते हैं तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अकाउंटिंग में एक टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कि बुक कीपिंग, बिजनेस की बुक कीपिंग और रिकॉर्ड कीपिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर आपने किसी को सेल रिकॉर्ड करनी थी 100 और आपने कर दी 110, तो अब उसको जाके काटा मार के या मिटा के 100 नहीं करना, बल्कि उसकी एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है ताकि पता चले रिकॉर्ड जो है उसके अंदर उसको इरेज करना या इस किस्म का कोई ऑप्शन ना बचे आपके पास। तो बिल्कुल वैसे ही अगर सेल्स टैक्स रिटर्न जो आपने जमा कराई, सेल्स टैक्स का हिसाब बनाया, उसमें अगर कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ जाए तो उसके लिए डेबिट क्रेडिट नोट्स का सहारा लिया जाता है और फिर उस सेल्स टैक्स रिटर्न को ठीक किया जाता है। अगर कोई पिछले मंथ में आपसे गलती भी हो सकती है और कोई जेन्युइन कॉज भी हो सकती है, मतलब आपने 1 महीने में सेल्स कर दी, नेक्स्ट महीने में रिटर्न हो गई, ठीक है, तो अगर वो रिटर्न हो गई है तो अब उसकी आपने एक आउटपुट टैक्स तो अदा कर दिया ना, क्योंकि आपने जब सेल्स की थी तो आउटपुट टैक्स तो अदा कर दिया, लेकिन अगर वो रिटर्न हो गई तो इसका मतलब एक्चुअली तो सेल नहीं हुई, तो वो आउटपुट रिवर्स करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए जिस डॉक्यूमेंट का सहारा लिया जाता है वो उसको हम डेबिट क्रेडिट नोट्स बोलते हैं। ओके, सो अब ये जिस सीक्वेंस में चीजें लिखी हुई है ना, कौन सा सीक्वेंस, ये जो लिखा है ये टैक्स पीरियड, उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट आउटपुट टैक्स, ये हमारे सेपरेट हेडिंग्स हैं, और यहाँ पे पहुँच के हमारा जो इल्म है वो कंप्लीट हो जाएगा कि हमें समझ आ जाएगी सेल्स टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले टैक्स पीरियड के ऊपर बात करते हैं। बहुत ही आसान सी बात है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अनइम्पॉर्टेंट सी बात कि टैक्स पीरियड क्या है सेल्स टैक्स में, मीन्स अ पीरियड ऑफ 1 मंथ एंड सच अदर पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय एफबीआर। इसके अलावा एफबीआर के पास भी ये पावर है कि वो किसी भी टाइम पीरियड को टैक्स पीरियड कह सकता है अगर कोई सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन बनाना रिक्वायर्ड हो, ठीक है। आमतौर पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी वाइंड अप हो रही है और उसके पास कोई स्टॉक्स पड़े हुए हैं, तो फिर हो सकता है कि आपने 2-3 महीने में अगर उसका कैलकुलेट करना है तो वो कुछ कम या कुछ ज़्यादा पीरियड को कह सकते हैं कि ये टैक्स पीरियड होगा। ओके जी, टैक्स पीरियड के बाद जो नेक्स्ट हमारा आइटम है वो कौन सा है, हाउ टू कैलकुलेट आउटपुट टैक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। ये कर लिया तो समझे आधा सेल्स टैक्स कवर हो गया। तो ये आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ता है, अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है, यू हैव टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। उसके बाद आपको एक और काम करना पड़ता है जिसको हम क्या कहते हैं, टैक्सेबल एक्टिविटी। टैक्सेबल एक्टिविटी करने के नतीजे में आपने जो चीज़ बनाई है वो क्या होनी चाहिए, टैक्सेबल सप्लाईज। टैक्सेबल सप्लाईज बनने के बाद उस आइटम को क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। जब आप ये सारे काम कर लेंगे तो फिर आप सेल्स टैक्स किसी भी बंदे को चार्ज कर सकते हैं। यानी मैंने कोई आइटम अगर सेल करना है तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करने के लिए मुझे ये सारी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। इसको आप प्री रिक्विजिट्स कह सकते हैं
एक भी कंडीशन वायलेट हो जाती है तो मैं सेल्स टैक्स आपको चार्ज नहीं कर सकता जो भी अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ उसके ऊपर। सो वो कंडीशंस क्या है कि सबसे पहले तो मैं रजिस्टर हो जाऊँ, फिर कोई ऐसा काम करूँ जिसको टैक्स लॉ ने कहा है कि ये टैक्सेबल एक्टिविटी है, और फिर मैं जो प्रोडक्ट बनाऊँ वो ऐसी चीज़ हो जो टैक्सेबल सप्लाईज हों, और फिर मैं उसको सप्लाई भी कर दूँ तो फिर मैंने सेल्स टैक्स चार्ज करना है। ये मेरी पावर भी है और मेरी ऑब्लिगेशन भी है, यानी कि मेरी ऑब्लिगेशन है कि मैंने लाजमी सेल्स टैक्स चार्ज करना है। अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ, टैक्सेबल एक्टिविटी करता हूँ, टैक्सेबल सप्लाई बनाता हूँ, उसको सप्लाई कर देता हूँ, और ये मेरी पावर भी है कि मैं आपसे ये टैक्स इकट्ठा कर सकता हूँ। ठीक है। सो ये जब आपने ये प्री रेक्विजिट्स हैं, एक भी वायलेट हो जाता है, लेट से आपने रजिस्टर्ड करवा लिया अपने आप को, लेकिन जो काम किए वो उसको लॉ ने टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहा था, तो बेशक टैक्सेबल सप्लाईज बनाया, सप्लाई करते रहे, आप सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप टैक्सेबल एक्टिविटी करते हैं लेकिन जो प्रोडक्ट बनी है वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है तो फिर भी आप सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। अगर आपने टैक्सेबल सप्लाईज बना ली लेकिन अभी वो काम नहीं किया जिसको सेल्स टैक्स लॉ सप्लाई बोलता है तो फिर भी आप सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है। सो ये डेफिनेशन है, ये सारी डेफिनेशन है, हम इसको भी पढ़ेंगे। अब सेल्स टैक्स चार्ज करने के लिए आपको तीन चीज़ों के ऊपर तीन फैसले करने हैं, 3 डिसीजंस यू हैव टू टेक। नंबर 1 के वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लेनी है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा रेट ऑफ सेल्स टैक्स को। टाइम ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? वहां पे जहां पे स्प्लिट ट्रांजैक्शन हो, यानी आपने एक बंदे से ट्रांजैक्शन निगोशिएट की 1 महीने में, उसके बाद उस बंदे ने एडवांस दे दिया 2रे महीने में, फिर आपने कुछ सामान सप्लाई कर दिया 3रे महीने में, फिर आपने 4थे महीने में बैलेंस पेमेंट ले ली, तो इसका मतलब ये स्प्लिट ट्रांजैक्शन है जो डिफरेंट टैक्स पीरियड्स में फॉल कर रही है। तो अब कितनी अमाउंट किस मंथ में टैक्स होनी है, इस चीज़ का फैसला किस बुनियाद पे होगा? टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन से होगा। यहाँ से पता चलेगा कि ये किस मंथ में एक्चुअली अकाउंट फॉर होगा और आपने इसके ऊपर सेल्स टैक्स अदा करना। और तीसरी चीज़ है रेट ऑफ सेल्स टैक्स, कि रेट ऑफ सेल्स टैक्स किसी भी आइटम पे क्या लगेगा। सो ये 3 डिसीजंस कर लेने के बाद आप समझे सेल्स टैक्स चार्ज कर लेते हैं। इनके साथ कुछ अटैच डेफिनेशन है जो थोड़े से मैंने ग्रे कलर से लिखी हैं, इसको भी हम देख लेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सो हम स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट विद फर्स्ट डेफिनेशन विच इज रजिस्टर्ड पर्सन। सो अब हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे जी, रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल एक्टिविटी, टैक्सेबल सप्लाई, और फिर उसके बाद ये 3 फैसले। ठीक है, दिस इज द रूट। तो रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है? रजिस्टर्ड पर्सन जाहिर सी बात है वही होगा जो क्या होगा, हु इज रजिस्टर्ड, लेकिन साथ में उसको भी कहा है हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट। यानी मैं टैक्सेबल एक्टिविटी भी कर रहा हूँ, टैक्सेबल सप्लाईज भी बना रहा हूँ, सप्लाई भी कर रहा हूँ, लेकिन अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा रहा सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाके, तो भी मुझे क्या तस्वर किया जाएगा? रजिस्टर्ड पर्सन। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि मैंने आपको सेल्स टैक्स चार्ज तो नहीं किया क्योंकि मैं रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन एफबीआर मेरे से आके कह सकता है कि भाई आपने जो सेल किया उसके ऊपर सेल्स टैक्स मुझे जमा करा दें फौरन। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है मैं क्या करूंगा, मैं आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करूंगा और माइनस करूंगा इसमें से इनपुट टैक्स। ठीक है, तो साथ ही क्या कह रही है, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट अवेलेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन। तो मुझे ये वाला फायदा हासिल नहीं होगा, यानी मैंने अब आउटपुट टैक्स ही जमा करवाना है, मैं इनपुट टैक्स अब एडजस्ट नहीं कर सकूंगा। ठीक है, सो अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो कि लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो, बाकी सारे काम सेल्स टैक्स वाले कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को सिर्फ उसने रजिस्टर नहीं करवाया, अपना नंबर वहां से हासिल नहीं किया, तो वो ये कोई बेनिफिट नहीं ले सकेगा, उससे ये चीज रिकवर की जा सकती है, वो आगे चार्ज भी नहीं कर सकेगा किसी को, क्योंकि आपने अगर सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू करनी है, जरूरी है उसके पास सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर हो, तो वही नहीं होगा। तो अब मैं आपसे सेल्स टैक्स चार्ज भी नहीं कर सकूंगा, लेकिन मुझसे जो रिकवरी जो रेवेन्यू बोर्ड है, एफबीआर है, वो मुझसे बिल्कुल आके कह सकता है कि भाईजान जमा करवाएं सेल्स टैक्स। उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन में क्या करना होता है? टैक्सेबल एक्टिविटी। टैक्सेबल एक्टिविटीज बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बिजनेस इनकम की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, थोड़ी सी ब्रॉड सी थी, क्योंकि अगर बहुत नैरो करते ना डेफिनेशंस को, तो देन यू कैन प्ले अराउंड द वर्डिंग्स ऑफ द लॉ। आप कह सकते हैं जी मैं तो इस डेफिनेशन में फॉल नहीं करता, इसलिए मैं तो कोई टैक्स अदा नहीं कर रहा या मैं रजिस्टर नहीं हो रहा, तो इसीलिए टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन थोड़ी सी ब्रॉड टर्म्स के अंदर डिफाइन हुई है। मीन्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट। इट इंक्लूड्स, अब ये देखें इसमें से क्या क्या चीज़ आपको पता है। इट इंक्लूड्स बिजनेस तो पता है, ट्रेड भी पता है, मैन्युफैक्चर भी पता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड, ट्रेड का मतलब आप ताजिर हैं, सामान खरीदते हो बेच देते हैं,
सप्लाई ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, वन ऑफ एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। ठीक है, अगर लेट्स से मैं इंपोर्टर हूँ और मुझे आप कहते हैं कि लेट्स से फलां कंप्यूटर मुझे इंपोर्ट कर दो, मैं यूजुअली वो इंपोर्ट नहीं किया करता। वन ऑफ एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, आपने मुझे कहा कि फलाना सर्वर इंपोर्ट कर दें, फलानी गाड़ी इंपोर्ट कर दें, मैंने कहा ठीक है जी कर देते हैं आपको, तो ये भी टैक्सेबल एक्टिविटी है, वन ऑफ एडवेंचर है, रूटीन में मैं नहीं करता, लेकिन इन द नेचर ऑफ ट्रेड। ठीक है, एनीथिंग डन ड्यूरिंग कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के दरमियान भी जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सारी की सारी क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटीज है। इट डज नॉट इंक्लूड एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, तो इसका मतलब ये कि एम्प्लॉय अगर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज कर रहा है, उसका एम्प्लॉयमेंट वाला एग्रीमेंट है, तो वो ये नहीं है कि अपने एम्प्लॉयर को कहे जी मैं तो टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने ले लिया तो मेरी सैलरी के साथ मैं आपको सेल्स टैक्स इनवॉइस भी इशू किया करूँगा, उसके वो सेल्स टैक्स अदा करें। तो इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप वाली चीज़ें वो टैक्सेबल एक्टिविटी से निकाल दी। प्राइवेट रिक्रिएशन, परसूट और हॉबी, आपकी कोई पसंद का काम, फॉर एग्जांपल आप जो है वो अपने बागीचे के अंदर आपने पपीते का दरख्त लगाया हुआ है, तो एक आदमी आके आपसे, अगर लेट्स से ये आपकी हॉबी है लेकिन बाज़ दफ़ा कोई ख़रीद भी लेता है आपसे आके, तो वो फिर वो आपकी सब्जेक्टिव मैटर है, वो एक्चुअली बिजनेस नहीं है आपका, तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। अबव एक्टिविटी डन बाय पर्सन अदर दैन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अलावा कोई आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि कंपनी AOP भी अगर कोई ऐसा काम करती है रिक्रिएशन परसूट, तो वो फिर टैक्सेबल एक्टिविटी कंसिडर नहीं की जाएगी। ठीक हो गया जी। सो आई थिंक इसमें अब जरा एक चीज़ और सेल्स टैक्स से मुतालिक हमें जो समझनी है ना, वो ये कि सेल्स टैक्स जो है वो गुड्स के ऊपर भी है, गुड्स के ऊपर भी है और सर्विसेज के ऊपर भी है। ठीक है, जो सर्विसेज के ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो आपने एक लफ्ज़ सुना ना कभी, पॉलिटिशियंस डिस्कस आपस में कर रहे हैं जी 18वीं तरमीम के बाद सूबों को खुद मुख्तारी मिल गई, राइट। सो वो 18वीं तरमीम बेसिकली क्या हुई थी, आईने पाकिस्तान में एक अमेंडमेंट की गई थी और वो अमेंडमेंट ये थी कि जो सर्विसेज का सेल्स टैक्स है वो कौन इकट्ठा करेगा, प्रोविंस करेगा, और गुड्स का सेल्स टैक्स कौन इकट्ठा करेगा, वफाक। ठीक है, सो हमारे सिलेबस में सिर्फ ये वाला है, ये नहीं है, क्योंकि सूबे 4 सूबे हैं और एक इस्लामाबाद है, 5 लॉज बनते हैं ये। ठीक है, तो वो ये CA फाइनल में आपको इससे वास्ता पड़ेगा, तो आप मुस्तफीद इससे CA फाइनल में होंगे। हमने अब जितनी भी डिस्कशन, ऑल्दो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज का वर्ड आ रहा है यहाँ पे, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज का वर्ड आ रहा है यहाँ पे, लेकिन हमारे लिए जो सेल्स टैक्स कन्फाइंड है वो किसके लिए है, गुड्स के लिए, जो गुड्स सप्लाई करते हैं। अच्छा जी, सो रजिस्टर्ड पर्सन ने टैक्सेबल एक्टिविटी कर दी और उसके बाद क्या बन गया, टैक्सेबल सप्लाईज बन गई। अब टैक्सेबल सप्लाईज क्या है, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेल, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा इसको, ये जो लिस्ट है अगर आपको लेट से याद नहीं भी होती तो थोड़ा सा इमेजिन करें, आपके पास जो भी कोई गुड्स पहुंचती हैं, कंज्यूमर के पास कोई भी गुड्स पहुंचती हैं, वो जाके कहाँ से लेता है, रिटेलर से। रिटेलर किससे लेता है, होलसेलर से। ठीक है, होलसेलर किससे लेता है, मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर जो है वो या तो खुद बना रहा होगा, होलसेलर के पास एक और रास्ते से भी आ सकता है, और वो इंपोर्टर के, मतलब किसी ने इंपोर्ट किया और होलसेलर ने उससे बाय किया और फिर उसके बाद रिटेलर को दिया ना। ये कोई लाजमी नहीं, आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से भी गुड्स ले सकते हैं, होलसेलर से भी ले सकते हैं, रिटेलर से भी ले सकते हैं, इंपोर्टर से भी ले सकते हैं। सो इट कुड बी एनीथिंग। लेकिन जो इसके अंदर जो प्लेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं, इंपोर्टर यानी मुल्क के बाहर से सामान आ गया, मैन्युफैक्चरर मुल्क में मैन्युफैक्चर हो गया, होलसेलर के साथ एक और टर्म यूज़ होती है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। क्या फ़र्क बताया था मैंने आपको इन दोनों में, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर में, अभी तक नहीं बताया। ओके, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, ये किसी एक प्रोडक्ट के लिए होता है आमतौर पे। मतलब जैसे पेप्सी की डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी है तो वो सिर्फ किस चीज़ को डील कर रही होगी, पेप्सी को डील कर रही होगी, या कोक की है या 7 अप की है। सो डिस्ट्रीब्यूटर यूजुअली जिस वक्त किसी एक आइटम के साथ या किसी एक ब्रांड के साथ अपने आप को अटैच कर ले तो वो डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है। लेकिन होलसेलर के पास जो है ना वो पोर्टफोलियो होता है,
ठीक है, ये कन्फाइंड नहीं होता किसी एक आइटम के साथ। ना बल्क में परचेज करके अगर किसी एक, अब ये अगेन इसके अंदर ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हो सकता है मैं एक से ज्यादा बिजनेसेस का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ये भी तो हो सकता है ना, मेरी बिजनेस टर्म्स पे डिपेंड करता है। कोई ऐसा वो रिलीजियस कानून तो नहीं है ना कि आप एक से ज्यादा कोई बेवरेजेस के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो सकते। तो ये हो सकता है कि मैं होलसेलर कम डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, या होलसेलर कम रिटेलर हूँ। मैं होलसेलर के तौर पे भी बेचता हूँ सामान और रिटेल के तौर पे भी बेचता हूँ, या मैं मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर हूँ। मतलब जैसे आप बाटा सर्विस की जो फैक्ट्री मेंटेन्ड आउटलेट्स हैं, वहाँ पे आप रिटेलर, वो रिटेल शॉप होती है, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। या उनकी जो फैक्ट्री के बाहर वो एक बी पेयर्स की शॉप होती है, कट प्राइस शॉप जिसको बोलते हैं, तो वहाँ से भी आप बाई, तो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली लेस प्राइस पे। सो इट्स लाइक अ स्पाइडर वेब, इट्स नॉट अ हायरार्की के इसी तरह ही होगा कि पहले मैन्युफैक्चरर आएगा, उसके बाद रिटेलर आएगा, उसके बाद कंज्यूमर आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इट्स नॉट अ हायरार्की, समझ रहे कि ये जरूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरर तक पहुंचने के लिए आपको पहले रिटेलर के पास जाना है, रिटेलर ने होलसेलर के पास, ठीक है। इट्स लाइक अ स्पाइडर वेब, यू आर सिटिंग इन द मिडल एंड यू कैन अप्रोच एनीवन एंड एनीवन कैन डू अ बिजनेस ट्रांजैक्शन विद एनीवन। ओके, सो सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय, इनमें से कोई भी अगर गुड सप्लाई कर रहा है अदर देन गुड्स एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 13, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे टैक्सेबल इनकम में कौन सी इनकम आती थी जो एग्जेम्प्ट नहीं होती थी, तो इसी तरह टैक्सेबल सप्लाई कौन सी होगी, वो सारी चीजें जो कि टैक्सेबल सप्लाई, यहाँ पे आप कहीं पे मैं लिख लेता हूँ। अब ये सेक्शंस को थोड़ा सा ना लिस्ट डाउन करना शुरू कर देते हैं कि एग्जेम्प्ट जो आइटम्स हैं, एग्जेम्प्ट आइटम्स वो कहाँ पे लिखे हुए हैं, सेक्शन 13 में लिखे हैं, ठीक है। तो अब मेरी जितनी भी सेल होगी मैं देखूंगा, अगर सेक्शन 13 में है तो वो एग्जेम्प्ट होगी, अगर एग्जेम्प्ट होगी तो फिर वो टैक्सेबल सप्लाई है, नो। और अगर वो आइटम सेक्शन 13 वाला नहीं है तो फिर वो टैक्सेबल सप्लाई है, ठीक है। तो अब जो आइटम्स टैक्सेबल हैं उनके नाम कहीं नहीं लिखे, जो एग्जेम्प्ट हैं उनके नाम लिखे, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड गुड्स। अब जीरो रेटेड गुड्स क्या होते हैं ये भी हम जरा समझ लेते हैं जल्दी से। सो जो जीरो रेटेड गुड्स हैं, इससे जीरो से क्या समझ आ रहा है, रिजल्ट नहीं समझ क्या आ रहा है, मैं ये पूछूं कि मतलब सेल्स का टैक्स का जो रेट होगा, जीरो रेटेड का मतलब ये है कि जब आप 100 रुपए की चीज बनाएंगे तो इसके ऊपर जो परसेंटेज अप्लाई करनी है वो कितनी है, 0%। तो आउटपुट टैक्स कितना होगा, 0, ठीक है। लेकिन जो एग्जेम्प्ट आइटम्स हैं उसके केस में क्या होता है, अगर 100 रुपए की चीज है और वो एग्जेम्प्ट है तो इसके ऊपर कोई रेट अप्लाई नहीं होता। दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे रेट अप्लाई होता है लेकिन कितना, 0%, और आउटपुट टैक्स कितना होता है, आउटपुट टैक्स होता है लेकिन कितना होता है, 0। यहाँ पे आउटपुट टैक्स होता है, नो। कोई परसेंटेज होती है, नो। तो 100 की चीज 100 की बिकेगी और यहाँ भी 100 की चीज 100 की बिकेगी। तो ये अलग एक खानदान क्यों क्रिएट किया गया, वो इसलिए किया गया है कि अगर आपने कोई इनपुट टैक्स पे किया है तो आप उसको क्या कर लो, रिफंड ले लो, उसको रिफंड ले लो, क्योंकि आउटपुट टैक्स है ना 0। लेकिन यहाँ पे तो ना आउटपुट टैक्स है, तो आपने अगर आप इस चीज को बनाने के लिए कोई इनपुट टैक्स पे किया था, इनपुट टैक्स पे किया था 10 का, तो वो जाया हो जाएगा, वो रिफंड नहीं मिलेगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अब आपको ये भी समझ आ गया कि टैक्स, अब आप 3 कैटेगरीज आपके जहन में क्लियर होने चाहिए, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, जीरो रेट, ठीक है। नाउ टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट कौन सी है, जो सेक्शन 13 में है, जो सेक्शन 13 में नहीं है वो टैक्सेबल है। और टैक्सेबल सप्लाईज में लिखा हुआ है कि इसमें शामिल है जीरो रेटेड, तो इसका मतलब कुछ ऐसी होंगी जिसपे कोई परसेंटेज अप्लाई भी होगा। तो टैक्सेबल सप्लाईज अब 2 तरह की हो गई, जीरो रेटेड और जिनके ऊपर कुछ परसेंटेज अप्लाई होगा। सो टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है क्या, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड गुड्स अंडर सेक्शन 4। अब ये जो जीरो रेटेड गुड्स है इसकी तफसील कहाँ है,
सेक्शन 4 में। तो इसका मतलब एग्जाम्प्ट आइटम्स की भी लिस्ट है, जीरो रेटेड की भी लिस्ट है, और जो बाकी होंगे वो फिर जो इन लिस्टों में नहीं है वो फिर आम रेट के ऊपर टैक्स हो जाएंगे। अच्छा जी, जो टैक्सेबल सप्लाईज है इसके अंदर देखें एक वर्ड यूज है, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। ये क्या होती है? टैक्सेबल गुड्स भी डिफाइन हुई, मींस ऑल गुड्स अदर देन दोज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 13। तो टैक्सेबल गुड्स कौन सी हैं? सेक्शन 13 वाली, वो हमें अब पता चल गया कि जो एग्जेम्प्ट आइटम है। ठीक है, एग्जेम्प्ट गुड्स क्या है? सेक्शन 13 की बारी आ गई। लो अब पता चलेगा एग्जेम्प्ट गुड्स क्या है। सेक्शन 13 गुड्स मेंशन्ड इन 6 कैटेगरी। तो इसने आगे आपको नया रास्ता बता दिया। ठीक है, लाहौर में जैसे किसी रास्ता पूछते ना तो उधर जाके किसी से पूछ ले, वो इस तरह से रास्ता ही बताते हैं। अगले चौक में जाके पूछ लेना किसी से। तो टैक्सेबल सप्लाईज मालूम करने के पता चला ये वो है जो एग्जेम्प्ट नहीं होते। तो एग्जेम्प्ट मालूम करने गए तो पता चला सेक्शन 13 में लिखी हुई, सेक्शन 13 पढ़ने गए तो पता चला 6 सेक्शन में लिखी। तो कोई बात नहीं, हम साथ में लिख लेते हैं प्लस। असल में स्केड्यूल्स बनाए ही इसलिए जाते हैं कि जो आइटम वाली ये अब ईची बीची जो लिखनी है ना, ये अलग से एक डॉक्यूमेंट पे लिखी जाए। इसको लॉ के अंदर मतलब है कि सेक्शंस की एक ब्यूटी खराब होती है, फ्लो खराब होता है, तो इसको वहाँ शेड्यूल में लिख दो अलग से एक ही तरह के आइटम्स। चलो जी, एग्जाम्प्ट आइटम्स हमें पता चल गया। गुड्स मेंशन्ड इन 6 शेड्यूल, गुड्स स्पेसिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट वेयर इमीडिएट एक्शन इज नीडेड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा जी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्योरेटिकली, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एग्जामिनर को पता नहीं क्यों इतना पसंद है कि वो 2-3 नंबर का ये सवाल दे देता है आपको कि बताएं फेडरल गवर्नमेंट किन सूरत हाल का सामना हो तो किसी भी आइटम को क्या कर सकती है? एग्जेम्प्ट कर सकती है। तो वो ये सूरत हाल है, नेशनल सिक्योरिटी, नेचुरल डिजास्टर, नेशनल फूड सिक्योरिटी इन इमरजेंसी सिचुएशंस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायलैटरल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स। तो इनमें से किसी भी चीज को निपटने के लिए आप किसी भी आइटम को कह सकते हैं कि जी ये इतने अरसे के लिए क्या है, सेल्स टैक्स से एग्जाम फ्रॉम टैक्स। वरना आइटम कहाँ पे लिखे हुए मिलेंगे आपको? 6 कैजुअल। पावर टू डिलीवर गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स। ना ये एक थोड़ी रेलिवेंट प्रोविजन थी इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया। सेक्शन 60 है, अलहदा से एक सेक्शन है और लिखा हुआ ये है कि फेडरल गवर्नमेंट कैन ऑथराइज। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी जीरो रेटेड आइटम्स है ना, ये आपको पता चल गया ना कि इसमें और एग्जेम्प्ट में फर्क क्या होता है। एग्जेम्प्ट वाले में नुकसान ये है कि इनपुट नहीं माइनस हो सकता, जीरो रेटेड वाले में इनपुट माइनस हो सकता है और रिफंड मिलेगा आपको क्योंकि आउटपुट टैक्स जीरो है। तो ये जो जीरो रेटेड आइटम्स हैं इसमें जो सबसे मेन आइटम है वो क्या है? एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट आइटम को इसके अलावा भी हैं, लेकिन जो मेन आइटम एग्जाम में भी टेस्ट होता है और जो सबसे बड़ी कैटेगरी है जीरो रेटेड आइटम्स की, वो एक्सपोर्ट्स हैं। कि आप पाकिस्तान से बाहर कोई चीज़ बेचने लगे हैं तो उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे वो ज़ीरो होगा, ताकि आपकी प्रोडक्ट मार्केट में क्या हो सके, कंपेटिटिव हो सके। एक फ़ायदा इसका ये है कि आपकी प्रोडक्ट बिकेगी। प्रोडक्ट बिकेगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा? फॉरेन एक्सचेंज आएगा। लेकिन ये फॉरेन एक्सचेंज किसके पास आएगा? ABC लिमिटेड के पास। लेकिन ABC लिमिटेड तक पहुंचने से पहले बीच में एक और चीज़ आ जाएगी, वो क्या? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब बाहर से डॉलर आ रहा होगा चलता हुआ तो वो इसको यहाँ पे रोक लेगा और आपको क्या दे देगा? रुपीस के भाई तुमने तो ये, अब ये जो डॉलर इसने रोक लिया यहाँ पे, इसको वो तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है आपका, ठीक है। और जब आप कोई इंपोर्ट करेंगे, जब आप कोई सामान इंपोर्ट करेंगे तो ज़ाहिर है डॉलर जाएगा, तो वो डॉलर आप कहाँ से आएगा? फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से स्टेट बैंक दे देगा। अब अगर आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? डॉलर नहीं होगा आपके पास। तो फिर इसका मतलब कहाँ से खरीदना पड़ेगा? दुनिया में जाके ओपन मार्केट से खरीदना पड़ेगा। जब डॉलर खरीदोगे तो क्या चीज़ दोगे? रुपीस। किसी भी चीज़ की जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू, इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है ना आप, तो रुपीस सस्ता हो जाएगा, डॉलर महंगा हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास अगर डॉलर नहीं है तो आप IMF से कहें, इंटरनेशनल डोनर से कहें कि भाई हमें कुछ डॉलर्स दे दो, आप कुछ अरसे के लिए उधार ले लें उनसे, तो वो आपके पास डॉलर्स पूरे हो जाएंगे, आप अपना जो ट्रेड डेफिसिट है उसको पूरा कर लेंगे।
सो एक्सपोर्टर को ये फ़ायदा देने के लिए कि उसकी प्रोडक्ट मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी कीमत पर लोग ख़रीद लें, तो गवर्नमेंट कहती है जी हम इसको 0 रेटेड कर देते हैं, ठीक है। ओके, लेकिन इंपोर्ट के ऊपर सेल्स टैक्स है। इंपोर्ट को तो डिस्करेज करना है कि आप कम से कम इंपोर्ट करें, तो उसके ऊपर ड्यूटीज और टैक्सेस हैं। अब यहाँ पे जो प्रोविजन लिखी है वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट कैन ऑथराइज डिलीवरी ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स इन फॉलोइंग केसेस एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज इट मे डीम फिट। और वो क्या है? इंपोर्ट फॉर री एक्सपोर्टेशन बाय रजिस्टर्ड इंपोर्टर। यानी एक बंदा है वो ये कह रहा है जी कि मैं सामान इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंडिया से इंपोर्ट कर रहा हूँ, और ये सामान किधर जा रहा है? एक्सपोर्ट हो रहा है अफगानिस्तान। तो इंपोर्ट हो ही इसलिए रहा है कि एक्सपोर्ट होना है। तो इसका मतलब इंपोर्ट करते हुए, हाँ मिसाइल हो सकते हैं, मिसाइल तो अफगानिस्तान से होंगे ना। तो आप इंपोर्ट अगर करते हुए आपने सेल्स टैक्स पे करना है और एक्सपोर्ट करते हुए उसको 0 रेटेड करना है, तो वही सेल्स टैक्स वापस मिलेगा ना। तो फेडरल गवर्नमेंट आपको ये कह सकती है कि अगर आप इंपोर्ट इसलिए कर रहे हो कि आपने उसको एक्सपोर्ट कर देना है, तो फिर आप इंपोर्ट करते हुए सेल्स टैक्स पे ना करो। वो जो आप रिफंड लेने आएंगे हमारे पास, आपको चक्कर पड़ेगा, तो आप ऐसा करें इंपोर्ट के वक्त ही पे ना करें। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड सब्सिक्वेंट एक्सपोर्ट आफ्टर मैन्युफैक्चर बाय रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर। इसी तरह अगर आपने सामान इंपोर्ट करना है, उसको प्रोसेसिंग करके उसकी फिनिश प्रोडक्ट बना के फिर एक्सपोर्ट करना है, तो आप फिर रॉ मटेरियल के ऊपर ही सेल्स टैक्स अदा ना करें, क्योंकि आपने फिर एक्सपोर्ट करते हुए जो हमसे रिफंड लेना है वो ना लें। बिजनेस को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है किसका? कैश फ्लोज का। उस वक्त जिस वक्त आप इंपोर्ट करते हुए सेल्स टैक्स पे कर देते हैं, वो पैसे अब गवर्नमेंट के पास चले गए ना, तो उतना सब आपके पास पैसे वो नहीं है। ज़ाहिर जब एक्सपोर्ट करोगे तो तभी वापस मिलेंगे, तो वो कैश फ्लो मैनेज हो जाते हैं। ज़रा एक ऐसे बिजनेस को फैसिलिटेट किया जा रहा है जो आपके लिए आपकी इकोनॉमी में क्या लेके आ रहा है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लेके आ रहा है, ठीक है। सो एग्जेम्प्ट गुड्स हमें समझ आ गए। अब इसमें एक और वर्ड इस्तेमाल हुआ, कौन सा? तो गुड्स को भी डिफाइन किया हुआ है टैक्स लॉ ने कि गुड्स किसको बोलते हैं? इंक्लूड मूवेबल प्रॉपर्टी। तो क्या मतलब, क्या शामिल नहीं है? मतलब क्या शामिल नहीं है? लैंड, बिल्डिंग, ये शामिल नहीं है गुड्स की डेफिनेशन। मतलब ये कि अगर ये आइटम सेल हो तो इनके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। सो इट इंक्लूड्स मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स, मनीज, स्टॉक्स, शेयर्स, सिक्योरिटीज। सो ये सारे के सारे जो भी मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज में से ये जो आइटम्स हैं ये एक्सक्लूडेड है या इंक्लूडेड है? तो क्या क्या एक्सक्लूड हो गया? ये भी और ये भी, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी भी एक्सक्लूड हो गई, और ये जो लिखे हुए हैं ये भी एक्सक्लूड हो गया। यानी किसी को 10 रुपए देते हुए साथ में ये नहीं कहना क्योंकि 10 का नोट दे रहा हूं तो ये गुड्स हैं तो इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा। मनी इज नॉट इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। इसी तरह शेयर बेचते खरीदते वक्त शेयर की वैल्यू पे सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। एक्शनेबल क्लेम, ये क्या होता है? व्हाट इज एक्शनेबल? अच्छा जी सुने, यहाँ पे इधर ही मैं बना देता हूँ एग्जांपल। आपने लेट्स से ए लिमिटेड, इसने बी बैंक से लोन ले लिया। सेल्स टैक्स लॉ बड़ा आसान है, इसमें सिनेरियोज हैं थोड़े से। अगर बिजनेस सिनेरियो आपको पता है ना कि किसको एड्रेस कर रहा है, लॉ तो बहुत इजी है। सो आपने लोन ले लिया 100 रुपए का, लेकिन बैंक जो लोन देगा इसके अगेंस्ट वो आपसे कहेगा कि कोई चीज क्या करवाओ। क्या फर्क है? बिजनेस लॉ में पढ़ा है क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया जाता है, मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज किया जाता है। यानी अगर बिजनेस ये कहता है ठीक है आप मेरा स्टॉक इन ट्रेड क्या कर लें, प्लेज कर लें, तो इसका मतलब अब उसके ऊपर राइट किसका? जब तक आप लोन अदा नहीं करते उसकी मिल्कियत किसकी है? बैंक की। स्टॉक इन ट्रेड क्या बैंक अब उठा के ले जाएगा आपकी दुकान से? मिल्क पैक के डब्बे और सारा कुछ, टिश्यू पेपर के डब्बे, ये सब कुछ उठा के ले जाएगा? नो। होगा ये कि आप ही का ए लिमिटेड का जो वेयर हाउस है
जहां पे वो सामान आपने रखा हुआ है, बैंक आके अपना ताला लगा दे, उसके ऊपर अपना ताला लगा दे। नौ ताले तो आप चाइना के आते हैं, कोई मसला नहीं, आप खुलवा सकते हैं। तो साथ में एक अपना बंदा भी बिठा दे, ठीक है। सो ये जो वेयर हाउस है, इस पे हमारा ताला लगेगा, ये हमारा बंदा यहाँ बैठेगा, इसकी ड्यूटी है। तो ये अब स्टॉक क्या हो गया, ये स्टॉक क्या हो गया, प्लेज हो गया। क्या हो गया, क्या चीज? हाँ नहीं, कुछ और आप कह रहे हैं। सेफ नहीं होगा, इसके लिए, इस बंदे के लिए। अच्छा जी, सुने आगे, आगे सुने। सो अब ये स्टॉक इन ट्रेड आपका प्लेज हो गया। आप ये 100 रुपये अदा कर दें, बैंक का वो अपना वो ताला खोल देंगे, अपने बंदे को वापस बुला लेंगे और स्टॉक को बेचना शुरू कर दें, ठीक है। लेकिन अगर आप ये अदा ना कर सके तो बैंक इस स्टॉक इन ट्रेड को क्या करेगा, सेल कर देगा ना, और अपने 100 रुपये पूरे कर लेगा। यहां तक वी आर ऑन सेम पेज? क्यों जी, जो लोग सो रहे हैं 2 मिनट के लिए जागें, सब लोग 2 मिनट के लिए जागें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में एक आधा सेंटेंस आ जाएगा और आपको मुसीबत पड़ जाएगी इसके ऊपर। सो स्टॉक इन ट्रेड, अब अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक क्या करेगा? बैंक कहेगा भी मैं आपका सामान बेच देता हूँ और अपने पैसे पूरे कर लेता हूँ। अब ये 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो ये कि बैंक ये खुद सामान बेच दे, या बैंक अपना क्लेम किसी को बेच दे। बैंक कहे जी ये जो मेरे पास जिस स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ है कि मैं ये स्टॉक बेच सकता हूं, मैं ये स्टैम्प पेपर किसी को बेच देता हूं, वो बेच ले इस स्टॉक को, ठीक है। तो अगर ये जो क्लेम बेच के देता है तो ये उसने क्या बेचा है, ये एक्शनेबल क्लेम है जो उसने सेल कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर वो स्टॉक बेच देता है तो वो तो गुड्स हैं जो उसने बेची है। तो फर्क दोनों में ये होता है कि जब आप ये बेचकर, क्लेम बेचकर 100 रुपया रिकवर करते हैं, ये गुड्स की डेफिनेशन में नहीं है, तो इसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करते। लेकिन अगर आप गुड्स बेचकर 100 रुपया लेते हैं तो इसके ऊपर जो भी परसेंटेज से सेल्स टैक्स बनता है वो भी आपने चार्ज करना होता है, ठीक है। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? तो अब अगर बैंक ने अपना एक्शनेबल क्लेम सेल कर दिया है तो वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं है, तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स इसलिए चार्ज नहीं होगा क्योंकि वो गुड्स नहीं है, और अगर गुड्स नहीं है तो फिर वो टैक्सेबल गुड्स नहीं है क्योंकि उसमें गुड्स होना जरूरी है। टैक्सेबल गुड्स नहीं है तो टैक्सेबल सप्लाईज नहीं है। टैक्स, वो सारी इक्वेशन हिल गई ना, इसी के ऊपर, इसी वर्ड के ऊपर ही तो बना हुआ था सारा जो सोमनाथ का मंदिर था। तो वो सारे, वो जिस बेस के ऊपर जो बिल्डिंग ब्लॉक है गुड्स, वो डिफाइन होना जरूरी है, ठीक है। सो वो हमें क्लियर हो गया। ये एक्शनेबल क्लेम्स इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल्स में काफी दफा एग्जामिनर कभी ये दे देता है कि जी बैंक ने आपका स्टॉक बेच दिया, और कभी वो कह देता है जी वो एक्शनेबल क्लेम बेच दिया उसने, ठीक है। सो अगर बैंक ने क्लेम बेच दिया तो आपने उसके ऊपर सेल्स टैक्स कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन अगर उसने स्टॉक बेचा है तो उसके ऊपर बिल्कुल सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। सो गुड्स के मुतालिक हमें कोई अब मसला नहीं। एंड लास्ट वन इज सप्लाई। बस सप्लाई के बाद हम ब्रेक करते हैं 5-10 मिनट का। सो ये तरह देखें, जरा हम अपने ट्रैक में कहां तक पहुंच गए। रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल एक्टिविटी कर ली, टैक्सेबल सप्लाईज बन गई। अब हम यहाँ पे हैं सप्लाई पे, कि हम कोई आइटम्स को सप्लाई कर, तो सप्लाई कर देगा क्या मतलब, मींस सेल और ट्रांसफर ऑफ राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ऑनर्स, ठीक है। सिंपल अंग्रेजी है, कोई मुश्किल बात तो नहीं। इट इंक्लूड्स, ये है मुसीबत, शामिल क्या है इसमें, सेल और ट्रांसफर अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। तो अगर वो किस्तों वाली सेल है तो भी वो क्या कंसिडर होगी, सप्लाई। ऑक्शन ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई डेट, तो भी क्या कंसिडर होगी, सप्लाई। अभी जो हम पीछे केस डिस्कस कर रहे थे, जैसे ऑक्शन, अब वो बैंक ने अगर खुद से ऑक्शन करना है उन चीज़ों का और कोई खरीदेगा उसको, तो इसका मतलब ऑक्शन ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई डेट, वो सप्लाई की डेफिनेशन में है, वो गुड्स में भी है, तो इसका मतलब उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा। पोजेशन ऑफ गुड्स इमीडिएटली बिफोर पर्सन सीजेस टू बी रजिस्टर्ड पर्सन। एक आदमी बिजनेस कर रहा था और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के साथ क्या था, रजिस्टर्ड भी था, लेकिन कुछ इसने काम ऐसे किए कि सेल्स टैक्स लॉ की कुछ प्रोविजंस को वायलेट किया, तो अब इसको क्या होना पड़ेगा, तो जो ही वो अनरजिस्टर होगा तो सेल्स टैक्स का ऑफिसर उसको कहेगा भाई आपके पास
स्टॉक इन ट्रेड जो भी पड़ा हुआ है वो हमने क्या ट्रीट कर लिया, वो हमने ट्रीट कर लिया कि वो बिक गया। वो हमने क्या ट्रीट कर लिया, आपकी दुकान में जो भी सामान पड़ा है वो अब क्या ट्रीट हो गया आज की तारीख को, सप्लाई ट्रीट हो गया। का इम्पैक्ट क्या होगा कि आप आउटपुट टैक्स जमा करवाएं। ठीक है, सो आपको अमाउंट रजिस्टर कर रहे हैं। पोजेशन ऑफ गुड्स इमीडिएटली बिफोर द पर्सन सीजेस टू बी रजिस्टर्ड पर्सन। सीजेस टू बी रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब, सीज का मतलब पहले रजिस्टर्ड था लेकिन अब वो अनरजिस्टर्ड होने जा रहा है, तो आप उसको क्या कर देंगे, उसको सप्लाई ट्रीट कर देंगे। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, दैट इज गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन टू द ऑनर और पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम। ये एक सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये जो अगली बात लिखी है, दिस इज, ये इस पूरी स्लाइड के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेवरेट, सवाल ही नहीं बनाता एग्जामिनर इसके बगैर। क्या लिखा है, पुटिंग टू प्राइवेट बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज ऑफ गुड्स produced during taxable activity for purposes other than taxable supply। मसलन हायर ने एयर कंडीशनर बनवाया, खुद से बनाते हैं, वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर किया, उन्होंने कहा कि यार ये हमारे ऑफिस में भी लगाना चाहिए, हमारे एम्प्लॉयज़ को ठंड महसूस हो गर्मियों में, तो एक एसी उन्होंने उठा के अपने दफ्तर में लगा ली। ठीक है, तो अब अपनी गुड्स मैन्युफैक्चर की हुई क्या की उसने, सेल नहीं की बल्कि अपने इस्तेमाल में ले आए, तो ये क्या ट्रीट होगा, सप्लाई ट्रीट होगा। मतलब ये है कि इसके ऊपर आउटपुट टैक्स जमा कराना है एफबीआर को। ठीक है, लेकिन इसमें जरूरी है कि वो गुड्स क्या हो, मैन्युफैक्चर्ड हो। यानी अगर टोयोटा कंपनी हायर कंपनी से एयर कंडीशनर लेती है और उसमें से एक एयर कंडीशनर किसी कोई एम्प्लॉय अपने घर ले जाता है, तो वो आप टोयोटा कंपनी के लिए सप्लाई ट्रीट नहीं होगा, सेल ट्रीट नहीं होगा, उसके ऊपर आउटपुट टैक्स नहीं है। तो इससे आप बेसिकली जो पॉइंट हमने समझना है वो ये कि अगर आप किसी आइटम को मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर उसको प्राइवेट या फिर बिजनेस में ही इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये बड़ी एक कॉमन सेंटेंस है सेल्स टैक्स के क्वेश्चन में कि मैन्युफैक्चर गुड्स यूज्ड बाय सीईओ एट हिज होम, राइट। तो अब वो क्या ट्रीट होगा, वो सेल ट्रीट होगा। लेकिन अगर आप उस चीज के मैन्युफैक्चर नहीं हो बल्कि आपने उसको कहीं से बाई किया और फिर उसको प्राइवेट यूज में ले आए, एक दुकानदार है, दुकान पे बैठा हुआ है, चाय आई तो दिल की अपनी दुकान में ही एक टक का बिस्किट खोला और खा लिया, तो ये उसके सप्लाई ट्रीट होगा, नो, क्योंकि उसने टक का बिस्किट बनाया नहीं है, तो ये उसके लिए सेल्स नहीं है। मतलब ये कि इसके ऊपर आउटपुट टैक्स उसने अदा नहीं करना। लेकिन अगर यही काम टक बिस्किट मैन्युफैक्चर, राइट, उसका जो सीईओ है वो कहे यार चाय आई है, वो फैक्ट्री में जाओ, 2 बिस्किट जो है वो बेल्ट पे जा रहे होंगे, उठा के ले आओ खाने में, तो अब ये सप्लाई ट्रीट होगा, इसके ऊपर आउटपुट टैक्स पे करना है। ठीक है, सो इस चीज को ध्यान में रखना है। किस वर्ड को आपने ध्यान में रखना है, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को नहीं भूलना आपने। आपकी बनाई हुई चीज अगर इस्तेमाल होगी प्राइवेट यूज या किसी भी यूज में, सेल ट्रीट होगी। आपने लेट्स से सनसिल्क ने एक नया शैम्पू बनाया जिससे एकदम जबरदस्त हो जाते हैं बाल, और उन्होंने फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो ये क्या होगा, सेल ट्रीट होगा, यस, क्योंकि उन्होंने उसको क्या किया है, मैन्युफैक्चर किया, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना है। एफबीआर कहेगा बेशक आप मुफ्त में बांट रहे हो, लेकिन जितने भी मुफ्त में बांटे हैं उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स बनता है वो आप जमा करा दें। लेकिन एक दुकानदार है, वो कहता है जी मैं एक नया किस्म का शैम्पू लेके आया हूँ, आज फ्री देता हूँ सबको, सब नहाए जाके, और जब देखेंगे कि बात जबरदस्त, कल से मेरी सेल बढ़ जाएगी। अब ये उसके लिए सेल ट्रीट नहीं होगा, फ्री जो उसने आइटम बेचा है, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चर्ड आइटम नहीं है। गॉट द आइडिया जी एवरीवन। FBR with approval of federal ministry in charge can also specify transactions which may or may not constitute supply। ये FBR के पास एक पावर है कि वो ऐसा कर सकता है। अब जब हमने ये सारे काम कर लिए तो अब हम ये फैसले कर सकते हैं। अभी हम क्या कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, आउटपुट टैक्स। चलो 10-15 मिनट